अपने जिला संवाद श्रृंखला के अब नांदगांव आयोजन के द्वितीय चरण में है। मेरे साथ इस समय मंच पर जो लोग मौजूद हैं वो राजनीति में नहीं है, पर फिर भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यह अपने आप में कमाल की बात है कि व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में ना हो तो भी वह ऐसी पहचान बना पाए। हमारे साथ ऐसा शख्स मौजूद है जिसने अपनी उपस्थिति से नांदगांव को ही नहीं चौंकाया, छत्तीसगढ़ को ही नहीं चौंकाया, बल्कि देश को भी चौंका दिया। नाम उनका बहादुर अली है। एबिस ग्रुप के प्रमुख हैं। हर साल धनी व्यक्तियों की जब सूची निकलती है तो बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे धनी व्यक्ति रायपुर में नहीं बल्कि राजनांदगांव में पाया जाता है। नाम उनका बहादुर अली है। पहली पीढ़ी के ही उद्योगपति हैं और अपने दृष्टिकोण से, अपनी जीविका से, अपनी मेहनत से जिस मुकाम पर वो पहुंचे हैं वो निश्चित रूप से नांदगांव के लिए गर्व का विषय है। तो जो उपलब्धि बहादुर अली जी ने अपने जीवन में हासिल की और नांदगांव को गर्व का अवसर उपलब्ध कराया, तो मुझे लगता है उनके लिए तालियां उसी अनुरूप बजनी चाहिए। और जोरदार तालियां बहादुर अली जी की। इसी क्रम में राजनांदगांव जैसे औद्योगिक क्षेत्र में एक समय बीएनसी कॉटन मिल के कारण से जगह मिली थी। जब हम रायपुर में राजनांदगांव के लिए बात करते हैं तो लोग बोलते हैं सेठों की नगरी। बोले प्रदेश के सबसे बड़े फाइनेंसर्स जो हैं वो राजनांदगांव में ही पाए जाते हैं। अर्थात व्यापारिक क्षेत्र में राजनांदगांव ने रायपुर, बिलासपुर या छत्तीसगढ़ के किसी भी अन्य शहर के मुकाबले अतीत से ही एक बड़ी और अलग पहचान कायम रखी थी। तो उस व्यापारिक क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व राजनांदगांव का वर्तमान में कर रहे हैं, अध्यक्ष चैंबर ऑफ कॉमर्स के कमलेश बैज जी वो हमारे साथ में हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां कमलेश बैज जी के लिए। हमारे साथ सुनील मुंदड़ा जी हैं। रियल एस्टेट के क्षेत्र में और जाने कौन कौन से क्षेत्र में। सचिन अग्रहरी उनका परिचय दे रहे थे, वैसा कोई ऐसा काम ही नहीं जो वो नहीं करते। तो सुनील मुंदड़ा जी जो व्यापारिक क्षेत्र में राजनांदगांव में एक अलग पहचान कायम रखने में सफल हुए हैं, वो भी हमारे साथ मंच पे हैं। चाहूंगा जोरदार तालियां सुनील मुंदड़ा जी के लिए। व्यापारिक क्षेत्र की दो संगठन है, एक चैंबर ऑफ कॉमर्स है और दूसरा कैट है। काम बढ़िया है। व्यक्ति एक टर्म चैंबर में रह लेता है, दूसरे टर्म में कैट में रह लेता है। रायपुर में हम इसे बड़ी नजदीकी से देखते रहते हैं। राजनांदगांव को हमें पता नहीं कि चैंबर में राजू डागा जी कब रहे, पर इस समय कैट के प्रमुख हैं, वह हमारे साथ मंच पर है। राजू डागा जी कैट की ओर से मैं चाहूंगा जोरदार तालियां राजू डागा जी के लिए। और इसी क्रम में हमारे साथ में इस क्षेत्र में रियल एस्टेट में जो व्यक्ति एक अलग पहचान कायम रखने में, करने में सफल रहा और अब अपने क्षेत्र को राजनांदगांव से निकलकर दुर्ग और दुर्ग से रायपुर तक पहुंचा दिया है, वो विनोद जी हमारे साथ में है। तो एक बार जोरदार तालियां विनोद जी के लिए। विनोद जी इस समय रायपुर में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की तैयारी में है। नांदगांव का व्यक्ति रायपुर में इस कदर सशक्त तरीके से अपनी धमक और चमक बिखेर पा रहा है, ये छोटी बात नहीं है। तो एक बार जोरदार तालियां विनोद जी के लिए। तो शुरुआत अब इसी से करते हैं कि हम बात तो ये करने के लिए आए थे कि भाई राजनांदगांव की क्या जरूरतें हैं, पर राजनांदगांव का व्यक्ति तो पहले ही राजनांदगांव से बाहर निकलकर प्रदेश में और फिर देश में अपनी पहचान बना रहा है, तो फिर राजनांदगांव में रहकर क्या कर रहा है। तो बहादुर अली जी शुरुआत आपसे ही करते हैं। आधे समय तो आप प्रदेश से बाहर और उसके आधे समय देश से बाहर पाए जाते हो, फिर भी मुख्यालय राजनांदगांव में बनाए हुए हो, किस लिए? देखिए, ऐसा इनकम टैक्स का क्या फेवर मिलता है जो राजनांदगांव छूटता नहीं? राजनांदगांव के सब मेरे अच्छे प्यारे भाइयों बहनों का सहयोग है, प्यार है। और चूंकि मैं राजनांदगांव में पैदा हुआ हूं, यहीं बड़ा हूं, तो एक जो बोलते हैं ना एक लगाव हो जाता है, वो लगाव हो गया।
और मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं राजनांदगांव छोड़ के बाहर जाऊं तो ज्यादा ग्रोथ होगी, यहां नहीं होगी। मैंने देखा हूं जितनी भी बड़ी कंपनी अगर आप देखेंगे वो सब छोटे शहर से ग्रोथ होकर ऊपर आती है। बड़े शहर के अपनी अलग तकलीफें हैं, छोटे शहर के अपना अलग सुख है। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन सा सुख लेता है, कौन सा सुख नहीं लेता। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे राजनांदगांव छोड़ के बाहर जाना चाहिए, बाहर ग्रोथ है, यहाँ ग्रोथ नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं वोरा जी भी यहां से बैठ के रायपुर का सबसे बड़ा डेवलप कर रहे हैं। मतलब नांदगांव में दम तो है मिट्टी में, ये तो मानना पड़ेगा ना। तो नांदगांव वाले कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। नहीं, राजनांदगांव से निकलकर कहीं भी कुछ कर सकते हैं, वो तो दम दिखता है। पर राजनांदगांव में भी कुछ करने वरने का दम है कि नहीं, इसकी दृष्टि से क्या दिखता है? राजनांदगांव में भी कुछ करने वरने का दम बम दिखता है कि नहीं दिखता है? नांदगांव में बहुत दम है। दम नहीं होता तो हमारे में दम कैसे आता है, ये बताइए। नांदगांव में बहुत दम है। राजनांदगांव के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और सब अच्छा हो रहा है। आप देख लीजिए पिछले 10 साल पहले, 5 साल पहले क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। डेवलपमेंट शहर में लोग एक एक गांव के अंदर मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं कोई ना कोई उद्योग लगते हुए दिख रहा है जी। लोग आगे बढ़ने के लिए उत्साही हैं। एक ही मैसेज आ रहा है, जमीनों की कीमतें कितनी बढ़ी, जमीन की कीमतें कब बढ़ती, जब डिमांड होती है। डिमांड कैसे आती है? उद्योग से आती है, रेसिडेंस से आती है। तो एक मैसेज जा रहा है राजनांदगांव के लिए कि अब आने वाला समय राजनांदगांव का है, राजनांदगांव का विकास होगा होगा होके ही रहेगा। तो राजनांदगांव के विकास का अर्थ क्या दुर्ग से लेकर नागपुर तक की रोड है कि रास्ता तो डोंगरगढ़ की ओर भी जाता है, रास्ता तो मोहला मानपुर की ओर भी जाता है? क्या आपको नहीं लगता है कि ये क्षेत्र भी विकास की दृष्टि से आप लोगों के ध्यान में आने चाहिए, या आपको राजमार्ग के किनारे की जमीनें क्यों दिखती हैं? नहीं, ऐसा नहीं, पूरा राजनांदगांव हमारा है। जो भी जगह जाए सब हमारी, जिसकी जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से विकास होता है। और राजनांदगांव का भी अच्छा विकास हुआ है। नहीं तो राजनांदगांव का विकास नहीं था तो इतना आगे कैसे बढ़ता। मैं एक बार ऐसी शहर घूमने गया, यहां से निकला, मैं बहुत सालों बाद निकला था, तो जब मैं आउटर में गया तो मैं देख के दंग रह गया कि इतना लंबा फैल गया और एक से खूबसूरत मकान। फिर मेरे 2-4 दोस्त थे, उनके घर गया तो इंटीरियर देख के मेरी तबीयत खुश हुई कि यार हम सोचते थे कि हम बड़े, हमसे बड़े भी लोग यहाँ पे गांव के अंदर रहते हैं। मतलब ये डेवलपमेंट है राजनांदगांव जी। तो इससे अंदाज लगता है कि सब के बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, काम अच्छे चल रहे हैं, सब आगे बढ़ना चाह रहे हैं और सब जगह का विकास हो रहा है। आप जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना नांदगांव भी आगे बढ़ रहा है क्या बहादुर भाई? बिल्कुल बढ़ रहा है। अगर वो नहीं बढ़ता तो हम कैसे बढ़ते हैं? आप देखिए सब राजनांदगांव भी अपनी स्पीड से बढ़ रहा है। मेरा छत्तीसगढ़ का अलावा बाहर अदर स्टेट में भी ज्यादा काम है, तो इसलिए मेरी ग्रोथ आप सब लोग को ज्यादा दिखती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी मेरा एक अच्छा काम है। राजनांदगांव के ऑफिस आज हजारों आदमी काम कर रहे हैं, तो होपफुली कि नांदगांव का विकास और अच्छा होगा, बढ़ेगा। और हम सब हम तो बात करते हैं तो लोग इस बात पे बड़ी शिकायत करते है, क्या थोड़ा बताओ ना। नहीं, राजनांदगांव में देखिए बहुत कुछ है, देखने की नजरें सबकी अपनी अपनी होती है। सुरक्षा यहाँ पे है, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन है और साथ में यहाँ पे शांति, हवा अच्छी यहाँ की प्यारी। मेरे पास अभी दिल्ली से, अहमदाबाद से बड़े बड़े जगह के लोग के ऑफिसर आते हैं, बोलते हैं नांदगांव कैसे इतना प्यारा शहर है, यहाँ की वायु कितनी क्लियर है, यहाँ ट्रैफिक नहीं है, हम 10 मिनट में ऑफिस से घर आ जाते हैं और हर चीज इतनी सस्ती मिलती है। बोलते हैं वो तो 100 रुपये लेके जाते हैं, सब्जी लेके आ जाते हैं। वहां तो बोले हम 1000 रुपये लेके जाते थे, पेट्रोल लगता था 500 रुपये का। तो ये पोजीशन हमारे राजनांदगांव की। और जितने मेरे पास अभी आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम 20-25 टॉप अथॉरिटी आई हुई है, सब हैप्पी हैं। उनकी सब कास्ट कम हो गई, मकान के रेंट यहाँ पे सस्ते हैं। एक और एक किस्सा बताता हूँ। एक आदमी आया, बोले चलो मेरे को फ्लैट दिलाओ करके, तो हमारा आदमी लेके गया फ्लैट दिलाने। तो उसको एक बंगला दिखा, किसी ने बताया बंगला, तो बंगला देखा, बोले मैं इतना महंगा लेके क्या करूंगा, तो मैं नहीं ले सकता। तो उसने पूछा से किराया कितना है, तो उसने 35,000 बोला। वो घूम गया एकदम, 35,000 तुरंत बुक कर बोले। छोटा सा बंगला, मतलब बोले मैं बंगले में रह रहा हूँ, हम तो फ्लैट में रहते थे 200-300 फीट 500 फीट में, ये तो बंगला है 2000 फीट का। मैं भले 2 लोग हैं लेकिन मैं बंगले में रहूंगा। उसने तुरंत बुक किया। मतलब ये उनके पे हैप्पीनेस था उन लोगों का कि यहाँ पे कितनी सब चीजें रिजनेबल और एक अच्छी प्राइस में मिल जाती है। अच्छा, कोई चुनौती भी है राजनांदगांव में? चुनौती ऐसी नहीं कि हम आगे ना बढ़ सकें। चुनौती तो जिंदगी की सब रहती है, लेकिन आगे बढ़े नहीं कोई, मैं नहीं सोचता कि ऐसी कोई चुनौती है। और आजकल देखिए चुनौती ना हो ऐसा हो नहीं सकता,
लेकिन ऐसी चुनौती नहीं बढ़ना। और ये देखो आज जितनी चुनौती थी हम ही को उससे लड़ना है, हम ही को उससे लड़के आगे बढ़ना है। अगर हम हर चीज के लिए सरकार की तरफ देखेंगे, लोगों को, पड़ोसियों को देखेंगे, तो सरकार कितनी चुनौती दूर करेगी। कुछ चुनौती तो हमारे द्वारा ही बनाई जाती है, हमारे किसी व्यक्ति द्वारा, तो आपस में मिलकर सब हो जाता है, सब काम निपट जाता है। आपस में मिलकर सब हो जाता है, बहादुर भाई बता रहे हैं। बिल्कुल। पर कमलेश जी तो नेता हैं व्यापारियों के, तो कमलेश जी थोड़ा आप ही बताओ कितना अनुकूल है सिस्टम राजनांदगांव में। काम वाम के लिए हालात रहते हैं या पर काम तो करते हैं पर पता न चले तब तक हालात रहते हैं? मेरे हिसाब से तो राजनांदगांव हर दृष्टिकोण से अनुकूल है जी। आप इसको राजनीतिक दृष्टि से ना लें, अगर एक्चुअल व्यापारिक दृष्टि से लेंगे तो राजनांदगांव से बेहतर जगह व्यापार के लिए 3 दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। एक तो भैया बोले जो शांति पीसफुल है, सबसे बेस्ट पार्ट है जी। राजनांदगांव में लोग खाली व्यापार है, जिंदगी भी अच्छे से जीते हैं। बाकी जगह तो सब इलेक्ट्रॉनिक लाइफ है, मशीनरी लाइफ जीते हैं। यहाँ एक्चुअल जो लाइफ होती है वो राजनांदगांव में है। मैं राजनांदगांव के लोगों को सैल्यूट करूंगा कि पैसे के पीछे उतना नहीं भागते। एक पीसफुल बिजनेस, पीसफुल लाइफ, पीसफुल जिंदगी है यहाँ पर। तो पैसा पहले ही आपके पास पड़ा रहता है तो भागोगे क्यों? वो तो भगवान भैया देखो, आपसे जीतना तो संभव नहीं है क्योंकि आप हर जो काउंटर कर डालोगे, लेकिन राजनांदगांव को भगवान का वरदान है कि बहुत बढ़िया, हर दृष्टिकोण से बढ़िया है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि राजनांदगांव जब भी कोई परेशानी आती है, हमारे पास जिले से लेके प्रदेश से लेके देश तक के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी हमारी हर दृष्टिकोण से कोई भी तकलीफ, राजनीतिक ना लेना, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं आपको जी। मैं यही बताना चाहता हूं कि राजनांदगांव के व्यापारी को कोई भी परेशानी आती है, हम कोई भी चीज के लिए जाए, चाहे छोटी से छोटी तकलीफ हो, चाहे बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, अगर नांदगांव के व्यापारी फरियाद लेके जाए हमारे लाडले विधायक जी के पास, तो मैं समझता हूं कि हम बैरंग नहीं आते, वहीं से हमारा समाधान तत्काल हो जाता है। अच्छा, छोटी से छोटी बात से लेके बड़ी से बड़ी बात तक का समाधान आपका हो जाता है, तो कोई छोटी सी बात और कोई बड़ी सी बात बताओ ना जिसका समाधान लेकर आए। अब जैसे अभी मान लो आज ही के अखबार में आया है कि निगम का किराया लिया जाएगा हर साल। ये बात राजनांदगांव में 2 महीने पहले आई थी, महापौर जी बैठे हुए हैं, तो हमने इनसे निवेदन किया था तो उसको शिथिल कर दिया गया। हर साल आप वर्ग फुट नाप के किराए लेंगे तो व्यापारी वैसी गाज गिरेगी। तो हमने आग्रह किया था भैया ये रिवाइज कीजिए। फिर ये बात शायद उन्होंने रमन सिंह ने पहुंचाई, जहां भी पहुंचाई मैं नहीं जानता, उसे ब्रेक डाउन किया गया है। ये छोटी परेशानी कहा जाए तो, अब बड़ी तो हमको आती नहीं। क्यों? मतलब निगम की दुकानें आप लेके रखोगे पर किराया नहीं चुकाओगे? सर निगम की नहीं, ऑल ओवर राजनांदगांव, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूं मैं जी। हर शॉप को वर्ग फुट के आधार पर पैसा मांगा जा रहा है हर साल, तो जो है न्याय संगत नहीं है। तो किस अनुसार मांगा जाना चाहिए? अब इसको मैं कैसे इंगित करूं? जो अरे अभी आप बोल रहे हो कि तर्क संगत नहीं है, तो आप ये भी तो बताओ कि ये तर्क संगत है। मैं पहले भी बोला आपसे जितना संभव नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात रखने में सक्षम हूं। इतना कहता हूं सम्मानजनक रहना चाहिए, जो आदमी अफोर्ड कर सके। अब मान लो कि सोने चांदी की दुकान की साइज तो छोटी हो तो अफोर्ड कर लेगा। मान लो कोई गुड्स वाला, ट्रांसपोर्ट वाला या तेल की शॉप है, उनको 5 बड़े गोदाम लगते हैं, बचना 2 रुपए टीन नहीं है, वो कहां से उसको अफोर्ड करेगा? तो सबको दृष्टांत को समझते हुए करना पड़ेगा ना। आप तो बोल के चले जाओगे, बाकी फंस जाएंगे हम लोग। चलिए कमलेश जी, तो आपको फंसाते नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर राजनांदगांव में व्यापारिक दृष्टि से आने वाले समय में क्या संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं जिसमें सरकार से आपको सहयोग की जरूरत महसूस होती है? कुछ है ऐसा, या पहले ठीक चल रहा है, ये ठीक चलने दे बस सरकार इतना सहयोग करे? नहीं, राजनांदगांव हर चीज को पॉजिटिव लेता है और मैं समझता हूं बहुत अच्छा स्कोप भी है नांदगांव में। एक ही कमी है, बार बार रिवाइज की जाती है कि बहुत बड़ा उद्योग है, कोई बड़ी इंडस्ट्री आ जाए, मगर उसका ड्रॉबैक भी है जो भैया बताए, ट्रैफिक का दिक्कत आएगा, थोड़ी जो अभी राजनांदगांव शांति प्रिय, थोड़ा शांति आ सकती है क्योंकि बाहरी लोग भी शामिल होते हैं। लेकिन प्लस माइनस दोनों को देखते हुए मैं चाहूंगा एक बड़ा उद्योग लगना चाहिए। उसे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा भैया, मान लो कोई बड़ा उद्योग लगता है और 5000 लोग को मान लो जॉब मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको महीने की 2 करोड़ सैलरी होती है तो उसको 2 करोड़ ना माना जाए, वो 1 महीने 20 बार रोल होता है, वो 2 करोड़, वो होता है 40 करोड़। तो 40 करोड़ हमारे व्यापार राजनांदगांव में घूमेगा तो व्यापार बहुत बढ़ेगा, और जब व्यापार बढ़ेगा तो सारे लोग हैप्पी रहते हैं। तो आपके पास तो रमन सिंह जी जैसा सिक्का मौजूद है, फिर भी ये इच्छा ही क्यों रह जा रही है? देखिए, अब अली बाबा का चिराग में इतना तो दिया, काफी कुछ दे ही रहे, मना तो कर नहीं रहे, ये भी अवसर है, ये भी मिलेगा। अरे आपसे सीधा सीधा सवाल किए, ये इतनी बड़ी जरूरत आप बता रहे हैं, तो ये जरूरत कहां रह जा रही है? मैं फिर बोल रहा हूं, आपसे बार बार मैं काउंटर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करें, भगवान ने कहा सब कुछ अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर अच्छा होगा, ये उनका कहना है। पर मेरे साथ सुनील जी हैं,
तो सुनील जी थोड़ा आप बताओ, नांदगांव में मकान अच्छे बन रहे हैं, बहादुर भाई अचंभे में थे। बहादुर भाई की तो बात ही अलग है, उनका नाम ही बहादुर है जी। उनका तो मकान एकड़ों में बन रहा है लोगों तो नहीं, लेकिन वो तो आप लोगों के मकानों के विषय में बता रहे थे। नहीं, हमारे तो ठीक है जो भी है जी। और राजनांदगांव का तो देखिए, अभी बैठे थे तो सुशील भैया बता रहे थे ना कि यहाँ का डेवलपमेंट जो किया था जी, वो चंडीगढ़ का कोई आर्किटेक्ट था जी, हमारे बाबूजी तो बताते हैं कि जर्मन आर्किटेक्ट ने राजनांदगांव को बसाया था जी। राजनांदगांव की सड़कें सीधी है, राजनांदगांव के लोग सीधे हैं। आप दुर्ग बाजू में दुर्ग शहर है, आप दुर्ग जाके देखिए, दुर्ग की एक भी सड़क सीधी नहीं है और दुर्ग के लोग, दुर्ग का एक भी मकान सीधा नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, और दुर्ग के लोग वो नहीं बोलूंगा मैं तो राजनांदगांव में अब पहले रेलवे स्टेशन से निकलो और सीधा आगे जाके पुलिस थाना था जी, उधर में हॉस्पिटल था, वहां से निकल के सीधा शमशान ही जाते थे जी। आज तो मेडिकल कॉलेज बन गया है तो अब वो नौबत नहीं आएगी, लेकिन राजनांदगांव बहुत सुंदर था, राजा का शहर था और राजा ने बहुत अच्छी बसावट की थी। हर घर के सामने बड़े बड़े झाड़ थे, नीम के झाड़ हुआ करते थे। क्या बात है सुनील जी, ये दर्द कौन सा है जिसमें आप था बोल रहे हो, अब क्या है? हाँ? ये हाँ। दर्द क्या है? आपने बोला नहीं, कि बहुत दर्द- सुंदर शहर दर्द था, नहीं, बहुत अच्छा शहर था, तो हुआ- अब क्या है? अब तो नगर बन गया ना, पहले तो बहुत छोटा शहर था, छोटा था, अब तो नगर हो गया नहीं, है। लेकिन पहले सुंदर था, आप ये बार बार कह रहे थे, अब क्या है? सुंदरता देखिए, बाग बगीचे कम हो गए, जो हैं थोड़े बहुत हैं बाग बगीचे, सरकारी बाग बगीचों की उतनी देखरेख है नहीं यहाँ पर। जी, यदि उनकी देखरेख होए तो लोगों को एक अच्छी जगह मिले। बाकी बाग बगीचों की यहाँ पर आवश्यकता है, जी, देखरेख के अभाव में अभी ठीक है, थोड़ा बहुत मेंटेन होता है, महापौर जी के निर्देशन में चल रहा है काम और अच्छा मेंटेन हो रहा है, लेकिन और ज्यादा आवश्यकता है। वो महापौर जी अचानक दिख गए क्या? नहीं, महापौर जी दिख गए नहीं, महापौर जी अति एक्टिव, बहुत उत्साही है और बहुत एक्टिव रहते हैं। अभी तो आप बता रहे थे बाग बगीचे मेंटेन नहीं है, और ज्यादा आवश्यकता है, मेंटेन करने की और जरूरत है। पर थोड़ा बाग बगीचे की बातचीत तो हम मधुसूदन जी से कर ही लेंगे। हाँ, पर आप व्यापार की दृष्टि से बताओ, व्यापार की दृष्टि से लोग अभी राजनांदगांव में रहना चाहते हैं या थोड़े पैसे आ गए तो रायपुर की ओर रुख करना चाहते हैं? नहीं, रायपुर तो कोई जाना नहीं चाहेगा। रायपुर उल्टा, रायपुर के लोग भिलाई आके सेटल होते हैं, धंधा भले रायपुर में कर लें। रायपुर की जितनी भागदौड़ है और जितना ट्रैफिक है, अब यहाँ से हमको एयरपोर्ट जाने में 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता है जी। बड़े शहरों में तो 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचते हैं घर से जी। और हम राजनांदगांव से रायपुर 1.5 घंटे में पहुंच जाते, तो हम क्यों रायपुर जाके रहें? जी, इतना सुंदर माहौल है, इतना अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर। मेरा सवाल जो था सुनील जी वो बड़ा स्पेसिफिक था कि क्या व्यापारिक दृष्टि से वो संभावनाएं राजनांदगांव में हैं जिसके चलते एक ऊंची छलांग की उम्मीद व्यक्ति यहीं पर रहते हुए यहीं काम करते हुए रखता है, या थोड़े पैसे आ गए तो उसे लगता है कि अब काम रायपुर में करना चाहिए या राज्य की सीमा से बाहर करना चाहिए? भाई अब ऐसे तो सीमा तो है ही नहीं कोई, स्काई इज द लिमिट। अब आप तो अचानक व्यापारी की जगह दार्शनिक हो गए। नहीं, देखिए, काम बढ़ाने के लिए तो आगे जाना ही पड़ेगा जी, है ना, नहीं तो घर में रह के तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। मतलब नांदगांव में इतना पोटेंशियल आप नहीं देख रहे कि नांदगांव में ही बड़ा काम हो सकता है? नांदगांव में हो रहा है, अब अभी सुनते हैं एक बड़ा उद्योग आ रहा है यहाँ पर, राजनांदगांव जिले में ही आ रहा है जी। उसका कितना लाभ राजनांदगांव को मिलेगा या कितना दुर्ग भिलाई को मिलेगा वो देखने की बात है, लेकिन राजनांदगांव जिले में बहुत बड़ा उद्योग एक आ रहा है और उसकी आवश्यकता भी थी। उसका राजनांदगांव के विकास के लिए उद्योग की बहुत आवश्यकता थी। सरकारी उद्योग नहीं आए तो एक वो आ रहा है प्राइवेट सेक्टर का बड़ा उद्योग, तो उससे संभावनाएं तो बहुत है। उससे संभावनाएं बहुत हैं। तो मैं अवराज जी आपके पास आता हूं। यहां पर संभावनाओं पर हमने बात कर ली, हालात पर बात कर ली, थोड़ी बहुत रोशनी चुनौतियों के संदर्भ में हो जाए। आपका संगठन तो समाधान के लिए है ना, समाधान तो तब कराओगे जब पहले समस्याएं बताओगे। इनमें से कोई समस्याएं बताता ही नहीं। आपके पास भी कोई समस्या है नहीं, यही समस्या है या है कोई समस्या? समस्या बहुत है जी। जैसे कि पहले हमारा अविभाजित राजनांदगांव जिला हुआ करता था जी, तो राजनांदगांव जिले से सर्वप्रथम अपना कवर्धा जिला बना तो राजनांदगांव जिला कमजोर हुआ। आज मौला मानपुर जिला बना, खैरागढ़ जिला बना
तो राजनांदगांव का व्यापार व्यवसाय, जो खैरागढ़ से राजनांदगांव जो लोग आते थे, जी, जो मोहल्ला मानपुर से लोग प्रशासनिक कार्य से जो शहर की ओर आते थे, वो सारे लोगों का आना रुक गया। राजनांदगांव का व्यापार कम हो गया। राजनांदगांव के चिल्लर मार्केट में जाके देखो। तो आपकी अपेक्षा क्या है? ये सारे जिले खत्म होने चाहिए? नहीं, जिले खत्म नहीं होना चाहिए। अब राजनांदगांव के विकास की बात करना चाहिए अपने को, कि राजनांदगांव को जो हानि हुई है उसकी पूर्ति कैसे की जा सके, ये विचार। तो आपके पास क्या सुझाव है इस दृष्टि से? राजनांदगांव में बड़ा उद्योग लगना चाहिए जी। हमारे राजाओं के द्वारा इतनी जमीन दी गई है। 20 साल से जो मतलब हमारे में जो ट्रैफिक की व्यवस्थाओं का जो असंतुलन है, इससे हमारे व्यापार जगत को बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे मल्टीप्लेक्स बननी चाहिए, पार्किंग बननी चाहिए, बाईपास में अच्छे वो बनना चाहिए जिससे कि शहर के अंदर में आवागमन में दुविधाएं मत हो लोगों को। पर यहाँ तो सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर इसी शहर में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के। जी? तो बड़े बड़े इन्वेस्टर छत्तीसगढ़ के जो हैं वो राजनांदगांव में ही पाए जाते हैं। तो जो सुझाव आप दे रहे हैं कि मल्टीप्लेक्स बनने चाहिए, तो बना क्यों नहीं रहे ये लोग? बनेंगे हम आगे, और भी जनप्रतिनिधियों से हम आशा रखते हैं। संस्कारधानी के सभी जनप्रतिनिधि संस्कार के हैं। मतलब आपका क्या आशा है, मल्टीप्लेक्स अब जनप्रतिनिधि बनाएंगे? जनप्रतिनिधि सरकार की जिम्मेदार है। राजनांदगांव की जनता ने यहाँ के जिले में सबसे ज्यादा मतों से जनप्रतिनिधियों को राजनांदगांव विधानसभा। आपका आशय क्या है कि अब सामर्थ्य जो है ऐसे काम करने का राजनेताओं के पास ज्यादा है, व्यापारियों के पास कम है? जी? अब आपका आशय यह है क्या कि अब राजनेताओं के पास इतना पैसा है कि वो मल्टीप्लेक्स बना सकते हैं, व्यापारियों के पास इतने पैसे नहीं रहे कि वो मल्टीप्लेक्स बना सके? व्यापारी अपने काम व्यापार में रखते हैं, सरकार का काम सरकार करेगी। तो ये मल्टीप्लेक्स किसका काम है? मल्टी पार्किंग। जी, अभी तो आप मल्टीप्लेक्स बोल रहे थे। मल्टी पार्किंग की व्यवस्था की जाए जी। शहरों में जो भी आवागमन है। हमारे राजाओं ने इतना सुंदर शहर बनाया था, उसको बहुत समय हो गया है, तो इस कारण अब जो शहर का विकास हो रहा है, यहाँ आवागमन के साधन बढ़ गए, जनसंख्या बढ़ गई है, वाहन बढ़ गए हैं, तो अब ये ट्रैफिक में थोड़ी सी दुविधाएं आ रही है। तो शहर का जो विस्तार हुआ है उसके अनुरूप सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए, ये बात राजू जी रख रहे हैं। मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए विरोध जी आपके पास आता हूं, और कुल मिला के जानना ये चाहता हूं कि शहर का विस्तार अगर होता है तो उसका सबसे ज्यादा एहसास जो है वो रियल एस्टेट क्षेत्र में देखने को मिलता है। कैसा है जमीन का कारोबार यहाँ? सर, यहाँ सबसे बड़ा काम जमीन का है जी। मतलब मुझे लगता है कि हर तीसरे घर में, हर घर का एक बच्चा या हर तीसरे घर का एक बच्चा जमीन के बारे में पूरा जानता है। राजनांदगांव में ब्याज और जमीन का काम हर घर का आदमी समझता है। जी, तो इतना ज्यादा जमीन को समझने की वजह? सर, पहले लोगों के पास समय नहीं था जी, तो लोगों ने पहले ये समझाया बच्चों को कि आप ब्याज में सेविंग कैसे करें और आप अपने आप को ग्रोथ कैसे करें। लेकिन आज ये जो राजनांदगांव है, ये सोचता है कि इस राजनांदगांव से हम अपना फुटप्रिंट कैसे बढ़ाएं और पूरे शहर को तरक्की दें। जी, तो जो शहर के अंतर्गत अब कॉलोनी कट रही है, मर्जी के अनुसार कट रही हैं या नियम के अनुसार कट रही हैं? सर, अभी तो नियम अनुसार ज्यादा कट रही है। अच्छा, आपने एक बड़ी खतरनाक बात। पीली दाल में काली दाल तो हमेशा होगी। ये मतलब ये सवाल का जवाब आपको भी मालूम है। तो विनोद जी, अब व्यापारी आदमी है, नेता तो है नहीं कि इससे आगे बात की जाए, पर कुल मिलाकर जो नियम से कॉलोनी कटने और नियम के बगैर कॉलोनी कटने, संघर्ष कितना बढ़ जाता है काम का? सर, अच्छे काम के लिए संघर्ष नहीं, अच्छे साल काम करने के बाद रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ता है, लेकिन सफलता तय होती है। और गंदे काम में या अवैध काम में मैं बोलूं तो वो उसमें रिजल्ट तुरंत है, लेकिन भविष्य में कठिनाइयां सबको फेस करनी पड़ती है। तो अभी राजनांदगांव में कौन सा व्यापार ज्यादा बेहतर है, फ्लैट का या स्वतंत्र मकानों का? स्वतंत्र मकानों का। वजह? सर, आज भी ये शहर इतना डेवलप नहीं हुआ है कि लोग अपनी छत के ऊपर दूसरे का छत पसंद करें। आज भी लोगों के पास पर्याप्त जमीन है शहर के आसपास, तो लोग सोचते हैं कि हम अपना स्वयं का मकान बनाएं या पहले प्लॉट खरीदें, अपने हिसाब से मकान बनाएं। आज भी फ्लैट की मानसिकता शहर के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में छोड़कर शहर के आउटस्कर्ट्स में लोग आज भी प्लॉट या मकान लेना पसंद करते हैं। तो ये काम बेहतर हो सके, इसकी दृष्टि से सरकार से बतौर बिल्डर क्या अपेक्षा आपकी है? कहां आपको लगता है कि अगर सरकार के स्तर पर ये सहयोग और मिल जाए, जनप्रतिनिधि इस दृष्टि से पहल और कर दें, तो हर एक को पक्की छत, ये तो मोदी जी का सपना था।
इसमें सर सरकार का पॉजिटिव रुख है। ऑलरेडी सरकार ने बहुत ही नियम चेंज करके अभी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी जो दो चीजें हमको हमेशा प्रोजेक्ट के अंदर तकलीफ देती थी उसको हटा के शहरी क्षेत्रों के लिए शिथिल किया है। हम यही उम्मीद ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं। शहरों की जमीन सब जगह महंगी हो गई है, तो हम ग्राम पंचायतों में जाके अब नई कॉलोनी डेवलप करना चाहते हैं और वहां भी जो शहर के नियम है वो अगर ग्राम पंचायतों में लागू हो जाए तो सभी लोगों के लिए, इवन इससे आप जो दूसरा शब्द पूछ रहे हैं ना, उस चीजों में भी कमी आएगी। देखिए, अगर सरकार इजी करेगी किसी चीज को, सामान्य करेगी प्रक्रिया में, तो वो लोगों के लिए ज्यादा आसान होगा और वो लोग जल्दी करेंगे तो सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए सर। बहुत वेट करके लोग रिजल्ट नहीं चाहते। अच्छा, आखिरी बिंदु पे आते हैं। आपने कहा यहाँ पे हर तीसरे घर में जमीन का काम करते हैं, इसीलिए बड़े उद्योग की चाहत बहुत है। सर बिल्कुल आना चाहिए। ये शहर को बहुत कुछ मिला है, डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज भी इस शहर को उनसे अपेक्षा भी और भी बहुत ज्यादा है। और सभी जनप्रतिनिधियों से, ऐसा नहीं मैं डॉक्टर साहब बोलता हूं, सभी पार्टियों से, सभी जनप्रतिनिधियों से इस शहर को अगर अब डेवलप करना है ना, तो जैसा कि इस शहर में सुकून है, यहाँ एनवायरमेंट है, तो अगर हमको डेवलप करना है तो हमको डोंगरगढ़, छुरिया, डोंगरगांव को डेवलप करेंगे तब हमारा राजनांदगांव डेवलप होगा। जब तक हमारे आउटस्कर्ट्स डेवलप नहीं होंगे, ये शहर का कोर अब डेवलप नहीं होगा। अब हम मानपुर मोहल्ला और खैरागढ़ के भरोसे नहीं, अब हमको डोंगरगांव, डोंगरगढ़ और छुरिया को अपना मानपुर और खैरागढ़ समझना चाहिए सर, तब हम डेवलप कर पाएंगे। बहुत सुंदर तरीके से विनोद जी ने अपनी बात को रखा। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि वर्तमान को लेकर असंतोष नहीं है, लेकिन भविष्य को लेकर ख्वाहिश जरूर है, उम्मीद जरूर है। ये स्थिति किसी शहर के लोगों के साथ बातचीत करने में महसूस हो, बड़ा दुर्लभ होता है। राजनांदगांव इस दृष्टि से सौभाग्यशाली है कि लोग वर्तमान हालात से असंतुष्ट नहीं है, भविष्य के संदर्भ में लेकिन उम्मीद जरूर रखते हैं। जो बातचीत के अंदर निकल कर आता है वो ये कि राजनांदगांव में यूं सब कुछ है, पर बड़े उद्योग की जरूरत को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया जा रहा है और हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि अगर कोई बड़ा उद्योग स्थापित होगा तो उसके साथ बाकी सबके लिए काम के नए अवसर उपलब्ध होंगे। उम्मीद करते हैं कि एक सशक्त नेतृत्व आपके पास है, पक्ष और विपक्ष दोनों को यह जिला बराबरी से मौका देता है, तो साझा तौर पर पक्ष और विपक्ष आपकी आवाज के साथ अगर आवाज मिलाएगा तो सफलता जरूर मिलेगी।